नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, ये हमारी आरआरबी 2024 की विभिन्न परीक्षाओं के लिए केमिस्ट्री की 12वीं क्लास है, जिसमें आज हम देखेंगे परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं द्रव्यमान संख्या से संबंधित कुछ काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इसके पहले मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की 3 क्लासेस चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, जो अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एक बार उन क्लासेस को भी जरूर देखिएगा। और मंडे से दोस्तों 10 बजे वाली अपनी साइंस वाली क्लास में अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी, एवं 5 बजे जीके जीएस वाली क्लास में जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा कल संडे को अभी तक की केमिस्ट्री की वीकली रिवीजन क्लास एवं जीके जीएस वाली सेशन में हिस्ट्री की वीकली क्लास मैं चैनल पर अपलोड करूंगा। तो कल संडे को आप यह दोनों रिवीजन क्लासेस देखिएगा और फिर मंडे से बायो एवं जियोग्राफी अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उन क्लासेस को भी आप जरूर देखिएगा। आइए समय व्यर्थ ना करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। पहला प्रश्न है, यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा। तो अगर परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर 36 है तो यह इस तरह से आएगा 2 8, यानी कि ये हो गया 10, इसके बाद 18 तो हो गया 28, और बचे हुए चौथे सेल में आएगा 8, तो कंप्लीट एटॉमिक नंबर 36 कंप्लीट हो गया। तो 2 8 18 8 इसका विन्यास होगा 2 8 18 8, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। याद रखिएगा, चौथे सेल में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन तक आ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर ऑक्सीजन का अपन विन्यास देखें तो होगा 2 और 6, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 8। अब इसको 8 कंप्लीट करने के लिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, जो कि संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन वह इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है जो 8 कंप्लीट करने के लिए जरूरत होती है, और इसमें आप देख सकते हैं 6 में 2 की जरूरत है 8 कंप्लीट करने को। इसका मतलब है संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें 2 होगी ऑक्सीजन में। अगला प्रश्न है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है तो तत्व कौन सा है। तो 282 यानी कि इसका एटॉमिक नंबर हुआ 12, और आप सभी जानते हैं 12 एटॉमिक नंबर होता है मैग्नीशियम का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। इसके अलावा याद रखिएगा, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, सोडियम का होता है 11 और रेडॉन का होता है 86। इन्हें भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, तीसरी कक्षा को कौन सा सेल के रूप में निरूपित किया जाता है, यानी कि तीसरी कक्षा को कौन से सेल के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा, पहले को के नाम से जाना जाता है, दूसरे को एल के, तीसरा एम और चौथा एन। तो याद रखिएगा तीसरे पूछा गया है, और तीसरी कक्षा होगी ऑप्शन नंबर डी, एम के नाम से जाना जाता है तीसरी कक्षा के सेल को। इलेक्ट्रॉन केवल कुछ स्थिर कक्षाओं में घूम सकता है और उसकी निश्चित ऊर्जा होती है, जिसे ऊर्जा स्तर कहा जाता है, या KLMN आदि नामक स्थिर अवस्थाएं होती हैं। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एक कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र द्वारा ज्ञात की जा सकती है। तो यह प्रश्न अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और याद रखिएगा इसका सूत्र होता है 2n⁻²। n की जगह आप इधर कक्षा को रखेंगे, कक्षा का क्रमांक अपन ने देखा था KLMN। अब अगर अपन k की बात करी जाए तो n की जगह पे रखेंगे अपन 1, 1 2 3 4 इनका क्रमांक रहेगा। तो 1 का स्क्वायर 1 और इंटू 2, तो यानी कि k के अंतर्गत 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसी तरह से l की जगह मतलब n की जगह पर अगर अपन l को रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और दूनी 8, तो इधर आएगा 8। फिर इसी तरह से n की जगह पर अपन अगर m को रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 दूनी 18, तो यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। फिर n की जगह अगर अपन l को रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और 16 इंटू 2, तो यहाँ आएगा 32। इस तरह से इसका सीक्वेंस रहता है, याद रखिएगा। और फॉर्मूला भी याद रखिएगा 2n⁻²। अगला प्रश्न है, समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन है, तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी, तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न होगी, तत्वों में परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है, तत्वों में परमाणु द्रव्यमान समान होता है,
तो याद रखिएगा समान रासायनिक गुण वाले तत्वों के लिए तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है किसके बाह्यतम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पूछा गया है किसके आखिरी या मतलब बाह्यतम कोश में 1 से लेकर 3 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो याद रखिएगा धातुओं के बाह्यतम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। ग्रुप डी 2018 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक स्थिर या अक्रिय परमाणुओं के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। 4, 1, 6 या 8। तो याद रखिएगा सर्वाधिक स्थिर या अक्रिय परमाणु के बाहरी कोश में या बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है 8। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो गया। आरआरबी जेई 2019 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है किसी परमाणु के कोश में समायोजित किया जा सकने वाला अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो अभी अपन ने डिस्कस किया था के कोश में अधिकतम संख्या होती है 2। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है एन कोश में समायोजित किया जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो एन होता है आखिरी मतलब चौथा सेल या कोश। तो याद रखिएगा एन में होती है मैक्सिमम संख्या 32 की। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है यदि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 8 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा। सबसे पहले तो याद रखिएगा परमाणु क्रमांक 8 होता है ऑक्सीजन का और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा गया है तो जो होगा 2 और 6। अगला प्रश्न है पहले आवर्त में दोनों तथ्यों के यह तत्व है तत्वों के डैश में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि पूछा गया है दोनों तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन से कोश में होते हैं। तो याद रखिएगा के कोश में क्योंकि इसकी मैक्सिमम संख्या होती है 2। तो पहले आवर्त में दोनों तत्वों के कोश में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं याद रखिएगा। किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। मतलब बाहरी कोश में बचे हुए इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। एक परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन एक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं क्योंकि उनके पास सभी आंतरिक इलेक्ट्रॉनों की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। यानी कि जो बाहरी कोश में है उन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है जो केमिकल रिएक्शन करते हैं या जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं और इनमें बाकी इलेक्ट्रॉनों की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है, इस वजह से ये बाहरी सेल में होते हैं। अगला प्रश्न है जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता कितनी होती है। तो याद रखिएगा संयोजकता वह होती है जो 8 कंप्लीट करने के लिए चाहिए होती है, लेकिन अगर बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण है यानी कि पहले से 8 है तो उसमें संयोजकता होगी 0। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है संयोजक परमाणु, संयोजक इलेक्ट्रॉन, संयोजक प्रोटॉन या संयोजक क्रमांक। तो याद रखिएगा बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स को संयोजक इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है एम कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। दोस्तों इस प्रश्न को आप ट्रिपल स्टार मार्क करिएगा। 2018 से लेकर 2023 तक ये प्रश्न कुल 15 से ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, जिनमें से 6 बार तो रेलवे के एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। और पूछा गया है एम कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो याद रखिएगा अपन ने अभी डिस्कस किया था के एल एम एन 2, 8, 18, 32 ये क्रमांक रहता है और फॉर्मूला अपन ने देखा था 2n⁻²। तो एम में पूछा गया है तो एम में अधिकतम संख्या होगी 18 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 5 है तो उस तत्व का नाम क्या है। तो याद रखिएगा 2, 8, 10 और 5 15 यानी कि 15 एटॉमिक नंबर वाला या परमाणु संख्या वाला तत्व होता है फास्फोरस। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। इसके अलावा याद रखिएगा सल्फर का होता है 16, क्लोरीन का होता है 17 एटॉमिक नंबर और मैग्नीशियम का होता है 12, इन्हें भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा
किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो इसके लिए आपको कम से कम 30 तक तो एटॉमिक नंबर याद रखना चाहिए। सबसे पहले दिया है 2, 8, 10 और 3 13, तो 13 होता है एल्यूमिनियम का, और एल्यूमिनियम आप सभी जानते हैं एक धातु है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। फिर दिया है 2 और 1 3, तो 2 और 3 होता है लिथियम, सॉरी ये दोनों लिथियम भी धातु है, प्रश्न में पूछा गया विन्यास नहीं है क्योंकि लिथियम भी एक धातु है। फिर दिया है 2 और 8 10 और 1 11, तो 11 होता है सोडियम का, तो सोडियम भी धातु की कैटेगरी में आता है। और फिर दिया है 2 और 6 8 यानी कि ऑक्सीजन, जो कि एक धातु नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। मैंने क्वेश्चन में नहीं देखा था तो एल्यूमिनियम टिक कर दिया था। एल्यूमिनियम भी धातु है, लिथियम भी धातु है और सोडियम भी धातु है, लेकिन ऑक्सीजन आप सभी जानते हैं गैस है, और क्वेश्चन में पूछा गया है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है एल कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो फिर से देखिएगा के एल एम एन, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। 2 8 18 32, फॉर्मूला होता है 2n⁻², स्मॉल आता है स्मॉल n⁻²। तो एल की जगह पर 8 है, तो देखिएगा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8 पॉसिबल होती है के कक्ष में या के कोष में, ऐसे ही सेल कहा जाता है। अगला प्रश्न है ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? अब इस प्रश्न को समझिएगा, ऊर्जा के चतुर्थ स्तर यानी कि पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर और चौथा स्तर, फिर वही बात हो गई के एल एम एन, क्योंकि चतुर्थ स्तर ऊर्जा का यानी कि बाहरी एन होता है और एन में मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 32 की, तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। कई बार एग्जाम में इस तरह से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि आप बनते हुए भी नहीं समझ सकते। ये प्रश्न ग्रुप डी 2018 एवं एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 5 है, तो उसकी प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? याद रखिएगा प्रश्न में पूछा गया है प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी। तो अगर इसका एटॉमिक नंबर 2 8 10 और 5 15 है, तो याद रखिएगा इसकी प्रोटॉन की संख्या भी 15 होगी, तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है एक तत्व के नाभिक में यानी कि न्यूक्लियस में 15 प्रोटॉन है और 22 न्यूट्रॉन है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या यानी कि मास नंबर कितना होगा? ऑप्शन है 7 15 22 या 37। तो याद रखिएगा 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन मिला के ही मास नंबर बनता है या द्रव्यमान संख्या बनती है, तो इसका सही जवाब होगा 37, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है वह तत्व जिसकी द्रव्यमान संख्या एक समान है परंतु भिन्न परमाणु संख्या है, उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा जिसकी द्रव्यमान संख्या एक जैसी है लेकिन परमाणु संख्याएं अलग अलग हैं, उसे आइसोबार कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। और इसके अलावा याद रखिएगा जिसमें परमाणु संख्या समान होती है और भिन्न द्रव्यमान संख्या होती है उसे आइसोटॉप्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा एक धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? सबसे पहले दिया है 2 8 और 3, जो कि हुआ 13 होता है एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर। फिर है 2 8 6 यानी कि 16 होता है सल्फर का एटॉमिक नंबर। 2 8 4 यानी कि 14 होता है सिलिकॉन का, और 2 8 5 होता है फास्फोरस का 15। पूछा गया है विन्यास है जिसमें धातु का इलेक्ट्रॉन, मतलब धातु कौन सा है इनमें से पूछा गया है, तो इन चारों में से एल्यूमिनियम धातु है जिसका एटॉमिक नंबर 13 होता है। इसके अलावा याद रखिएगा सिलिकॉन उप धातु की कैटेगरी में आता है जो कि धातु नहीं है। अगला प्रश्न है एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 1 यानी कि 10 और 1 19 है, तो तत्व का नाम क्या है? तो 19 होता है एटॉमिक नंबर पोटेशियम का, तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। इसके अलावा याद रखिएगा मैग्नीशियम का होता है 12, रेडॉन का होता है 86 86 और सोडियम का होता है 11। तो इन्हें भी याद रखिएगा, सोडियम को Na से दर्शाया जाता है, याद रखिएगा, और N का मतलब होता है नाइट्रोजन, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं अधिकतर लोग। अगला प्रश्न है एक तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है 298 है, यदि इसके नाभिक में 188 न्यूट्रॉन है
तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होगी? तो याद रखिएगा, अगर द्रव्यमान संख्या 289 है और द्रव्यमान संख्या होती है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या, यानी कि 188 में कितना जोड़ा जाए कि 298 बन जाए, तो इसमें से माइनस कर देंगे 298 माइनस 188, तो 110 इसका सही जवाब होगा। प्रोटॉन की संख्या होगी 110, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। याद रखिएगा मास नंबर बनता है। अगला प्रश्न है, परमाणु क्रमांक को किस अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है, यानी कि दर्शाया जाता है, या सिंबल पूछा गया है परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर का। तो याद रखिएगा एटॉमिक नंबर को जेड से दर्शाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और इसके अलावा याद रखिएगा मास नंबर या द्रव्यमान को ए से दर्शाया जाता है। इसमें अधिकतर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एटॉमिक नंबर में लोग समझते हैं ए है, लेकिन एटॉमिक नंबर होता है जेड और मास नंबर होता है ए, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक का सही वितरण कौन सा है, यानी कि इसमें भी विन्यास पूछा गया है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, याद रखिएगा, तो इसे लिखेंगे 2, 8 और बचे हुए आते हैं तीसरे सेल में, तो 3, 2, 8, 3 इसका सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है, तो तत्व का नाम क्या है? 284 यानी कि 14, तो 14 इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है, सॉरी एटॉमिक नंबर होता है सिलिकॉन का, तो ऑप्शन नंबर डी 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। इसके अलावा याद रखिएगा पोटेशियम का होता है 13, सोडियम का अभी अपन ने डिस्कस किया था 11 और मैग्नीशियम का होता है 12। याद रखिएगा पोटेशियम का 13 और सिलिकॉन का 14। अगला प्रश्न है, किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या को किस रूप में जाना जाता है? तो आप सभी जानते हैं प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या को ए से दर्शाया जाता है, द्रव्यमान संख्या के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो सबसे पहले तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर याद रखिएगा 7 होता है, 7 होता है एटॉमिक नंबर, और मास नंबर यानी कि द्रव्यमान संख्या होती है 14। अब पूछा गया है उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा 7 न्यूट्रॉन एवं 7 प्रोटॉन होते हैं, इस तरह से द्रव्यमान संख्या होती है 14, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, 7 न्यूट्रॉन। अगर प्रोटॉन पूछते तो भी 7 और अगर द्रव्यमान पूछते तो 14, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास 2 और 6 वाले तत्व को पहचानिए। ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन या ब्रोमीन। तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। अगला प्रश्न है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? प्रश्न को समझिए, संयोजकता पूछा गया है, 2, 8 और 7 है, और संयोजकता वह होती है जो 8 कंप्लीट करने के लिए जिसकी जरूरत होती है, जिस इलेक्ट्रॉन की, तो इसमें +1 की जरूरत है, यानी कि इसकी संयोजकता होगी 1, तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। इसके अलावा याद रखिएगा 2, 8 और 7 यानी कि 17 क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है। अगला प्रश्न है, एक तत्व का परमाणु भार जिसे W से डिनोट किया गया है, याद रखिएगा इन्होंने प्रश्न में W से किया है, और परमाणु संख्या n है, इस परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन है n, W माइनस n या W प्लस n। तो याद रखिएगा परमाणु संख्या के बराबर ही प्रोटॉन्स की संख्या होती है, यानी कि n है, तो इसका सही जवाब होगा n। इस तरह के प्रश्न में परमाणु भार कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, याद रखिएगा परमाणु संख्या के बराबर ही प्रोटॉन की संख्या होती है। अगला प्रश्न है, एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है? ऑप्शन है द्रव्यमान संख्या के, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। तो याद रखिएगा न्यूट्रॉन बराबर होता है द्रव्यमान की संख्या माइनस परमाणु की संख्या। जनरली लोग परमाणु संख्या बराबर न्यूट्रॉन संख्या समझते हैं, बाकी द्रव्यमान की संख्या माइनस परमाणुओं की संख्या बराबर होता है न्यूट्रॉन की संख्या। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हाइजेनबर्ग के
अनिश्चितता के सिद्धांत में संवेग की अनिश्चितता और एक कण की स्थिति को, ऑप्शन दिया है, खोज प्रकाश के छोटे तरंग दैर्ध्य का उपयोग कर घटाया जा सकता है। तरंग दैर्ध्य का मतलब होता है वेवलेंथ, याद रखिएगा। फिर है खोज प्रकाश के बड़े तरंग दैर्ध्य का उपयोग करके घटाया जा सकता है। फिर है साइक्लोट्रॉन द्वारा त्वरित ऊर्जा जांच कणों का उपयोग को घटाया जा सकता है। फिर है घटाया नहीं जा सकता क्योंकि यह एक मौलिक रूप से अंतनिष्ठ है। तो यही इसका सही जवाब होगा। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत में संवेग और अनिश्चितता और एक कण की स्थिति को घटाया नहीं जा सकता क्योंकि यह एक मौलिक रूप से अंतनिष्ठ है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आरआरबी 2024 की विभिन्न परीक्षाओं के लिए केमिस्ट्री की 12वीं क्लास। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपके लिए पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। और अगर आपने अभी तक अथर्व अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और कल की वीकली रिवीजन वाली क्लास देखना ना भूलिएगा, जिसमें मैंने इस पूरे हफ्ते में डिस्कस किए केमिस्ट्री के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक वीडियो में ही इंक्लूड कर दिया है। तो एक वीडियो में डालूंगा साइंस वाली वीकली रिवीजन क्लास, उसे भी आप जरूर देखिएगा। और दूसरी वीडियो डालूंगा मैं जीके जीएस वाली, जिसमें हिस्ट्री के सभी प्रश्नों को डिस्कस करूंगा जो कि मैंने इस वीक में डिस्कस किए हैं। तो उन वीडियोस को भी आप जरूर देखिएगा। कल फिर हाजिर होता हूं अपनी वीकली रिवीजन क्लासेस के साथ। धन्यवाद दोस्तों।